जरा सोचिए, अगर आप एक खूबसूरत दिन समुद्र किनारे सुकून से समय बिताने गए हों और अचानक ज़ॉम्बी से भरी सुनामी का सामना करना पड़ जाए, तो आप इस ज़ॉम्बीज की सुनामी से बचने के लिए क्या करेंगे? आज की कहानी में हम यही देखने वाले हैं। ये फिल्म एडवेंचर, कॉमेडी, हॉरर, फिक्शन और सस्पेंस का जबरदस्त मिश्रण है, जो डरावनी होने के साथ साथ मजेदार भी है। यहाँ के ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बियों जैसे नहीं हैं, जिन्हें सिर में गोली मारकर मारा जा सके, और ये ज़ॉम्बीज इतने बुरे तरीके से इंसानों को मारते हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाए। इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में जिंदा बचने की उम्मीद लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की शुरुआत समुद्र के किनारे होती है, जहां समुद्र के बीचों बीच अचानक इतना जोरदार भूकंप आता है कि समुद्र की तलहटी फट जाती है और वहां से एक बेहद तेज चमकदार नीली रोशनी बाहर निकलने लगती है। उसी समय पानी के ऊपर एक कपल सुकून के पल बिता रहा था। तभी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देते हुए प्रपोज करता है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही अचानक किसी अनजान ताकत द्वारा उस लड़के को पानी के अंदर खींच लिया जाता है। लड़की कुछ समझ ही नहीं पाती और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी चीख निकल जाती है जब वह अपने बॉयफ्रेंड की लाश को पानी पर तैरता हुआ देखती है। फिर अगले ही पल एक ज़ॉम्बी सामने आता है और पल भर में उस औरत को भी मार देता है। उधर हंटर रे और उसकी भतीजी जेड़ा मछली पकड़ते हुए मस्ती कर रहे थे। तभी उन्हें पास ही एक नाव पर आतिशबाजी दिखाई देती है। पानी में पटाखे चलाना मना था, इसलिए वे तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि नाव में आग लगी हुई है। हंटर हालात बिगड़ने से पहले आग बुझाने में मदद करता है। आग गलत तरीके से चलाए गए पटाखों की वजह से लगी होती है, जिन्हें हंटर अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि वही उस इलाके की जिम्मेदारी संभालता है और साथ ही नाव पर मौजूद लोगों को शराब पीकर नाव चलाने के लिए डांटता है। लेकिन ब्लैन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी दौरान पास की एक चट्टान पर खड़ा एक रहस्यमयी आदमी दूरबीन से उस अजीब नीली रोशनी को ध्यान से देख रहा था। वापस हंटर के पास वे फिर से मछली पकड़ने लगते हैं और रे के कांटे में कुछ बहुत भारी चीज फंस जाता है। पूरी ताकत लगाकर खींचने पर वह डर जाता है, क्योंकि कांटे में एक पूरी तरह नीले रंग की लाश फंसी होती है। जेड़ा पानी के अंदर काम करने वाला कैमरा इस्तेमाल करती है ताकि साफ देख सके, और उसे समुद्र की गहराई में वही नीली रोशनी दिखाई देती है, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। हंटर तुरंत रेडियो पर अधिकारियों को इसकी सूचना देता है और जैसे ही जेड़ा उस लाश को ढकने लगती है, सभी लोग पानी के ऊपर भी उस नीली रोशनी को देख लेते हैं। जेड़ा बस एक पल के लिए नजर हटाती है और देखती है कि लाश गायब हो चुकी है। तभी वही आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था और अचानक जेड़ा पर हमला करके उसकी गर्दन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसी बीच रे ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने लगता है, जबकि हंटर अपनी माचेती उठाकर उस ज़ॉम्बी पर लगातार वार करता है, यहाँ तक कि वह गिर भी जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर उठ खड़ा होता है। मजबूर होकर हंटर और रे मिलकर उसे समुद्र में फेंक देते हैं। फिर हम शहर में हंटर की गर्लफ्रेंड केंजी को देखते हैं, जो अपनी बेटी सैम से बात कर रही थी। तभी हंटर का फोन आता है और वह केंजी से जेड़ा की मदद के लिए कहता है, क्योंकि केंजी एक डॉक्टर है। केंजी तुरंत बाहर निकलती है, जबकि सैम अपने दोस्तों के साथ एक शो में जाने के लिए रुक जाती है। वहाँ सैम की मुलाकात सिंगर डैग से होती है और दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। फिर थोड़ी देर में केंजी एम्बुलेंस के साथ पहुंचती है और जेड़ा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं और रे उसके पास रहता है। इसी दौरान हंटर शेरिफ एओन से मिलता है और दोनों मिलकर इस अजीब घटना की जांच करने का फैसला करते हैं। वे हंटर की नाव लेकर समुद्र में जाते हैं और वहां पहले से ही पानी में नीली रोशनी दिखाई देने लगती है। हंटर फिर से कैमरा नीचे भेजता है और एक डूबा हुआ जहाज देखता है, जिसमें दरार पड़ी थी और उसी से वह अजीब रोशनी निकल रही थी। जहाज पर न कोई नाम लिखा होता है, न कोई पहचान, जो हालात को और रहस्यमयी बना देता है। पास ही पानी में कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखाई देता है। हंटर अंदाजा लगाता है कि ये हमले ज़ॉम्बियों के हो सकते हैं और जो उसने देखा था वह अपने साथ घटी सारी घटना बताता है, लेकिन एओन उसकी बात पर हंस देता है। तभी अचानक पानी में ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड दिखाई देता है, जो उनकी नाव की ओर तैरने लगता है और अब एओन को हंटर की बात पर यकीन होने लगता है। हंटर तुरंत केंजी को फोन करके जेड़ा को आइसोलेट करने के लिए कहता है, जबकि पुलिस मदद के लिए कॉल करती है और सभी को इलाके से बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है। बीच पर सुनामी का सायरन बजने लगता है और लोग समुद्र की ओर डर के मारे देखते हैं, जहाँ ज़ॉम्बियों से भरी पानी की दीवार उनकी ओर बढ़ रही थी। ये सुनामी इतनी विशाल था कि अस्पताल से भी साफ दिखाई दे रहा था। हंटर और एओन लोगों की मदद के लिए लौटना चाहते थे, लेकिन पीछे ज़ॉम्बियों से भरी विशाल लहर होने की वजह से समय पर पहुंचना नामुमकिन होता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और हंटर नाव को पूरी रफ्तार से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह लहर उन्हें पकड़ लेती है और मजबूरन उन्हें छिपना पड़ता है। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी सुनामी तट से टकराती है और सब कुछ तबाह कर देती है। वहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। हंटर और एओन किसी तरह जिंदा समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ एक ज़ॉम्बी को देखते ही एओन बंदूक निकालता है, लेकिन गोलियां बचाने के लिए अभी फायर नहीं करता।
उधर अस्पताल में केंजी रे को बताती है कि टीम के ज्यादातर लोग भाग चुके हैं, इसलिए जेडा का इलाज अभी मुमकिन नहीं है और इसी वजह से रे और केंजी को फिलहाल आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। उधर समुद्र तट पर कुछ लोग जिंदा दिखाई देते हैं तो हंटर और इयॉन उन्हें खतरे की चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लहरों के साथ आए ज़ॉम्बी जागने लगते हैं और समुद्र से और भी लाशें निकलकर हर उस इंसान पर टूट पड़ती हैं जिसे पकड़ सकें। जो लोग बचते हैं वही धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और भीड़ और भयानक हो जाती है। इयॉन और हंटर बंदूक और माचेती से कई ज़ॉम्बी को मारते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है और लोग लगातार मरते रहते हैं। तभी हंटर को एक नाव दिखती है और वह उसके मोटर से एक साथ कई ज़ॉम्बीज को कुचल देता है, जिससे कुछ लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। उसी वक्त सैम और उसके दोस्त एक इमारत के अंदर से हमला होते देखते हैं और अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाने की अफरा तफरी में फोन उठाने की हालत में नहीं होता। अस्पताल में जेडा होश में आती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मर जाती है और तुरंत ज़ॉम्बी बनकर रे पर हमला करने लगती है। तभी एक डॉक्टर कमरे में घुसता है और जेडा उस पर झपट कर उसे काट लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर रे वहाँ से भाग निकलता है। समुद्र तट पर इयॉन एक छाते से एक और ज़ॉम्बी को मार गिराता है, लेकिन चाहे जितने ज़ॉम्बी मारे जाएं, उनकी संख्या घटती नहीं। यहाँ तक कि सिर में गोली लगने के बाद भी वे चलते रहते हैं। इसलिए इयॉन और हंटर मदद ढूंढने के लिए भागने का फैसला करते हैं। जब वे ट्रक में बैठते हैं तो पीछे किसी को देखकर चीख पड़ते हैं, लेकिन वह ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं जो छिपे हुए थे। दोनों मदद करने पर राजी हो जाते हैं और ट्रक वहाँ निकल पड़ता है। इसी बीच दूरबीन वाला रहस्यमयी आदमी समुद्र तट पर पहुंचता है और हाथ में क्रोबार लेकर एक ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है। अस्पताल में केंजी जैसे ही एक कमरे से बाहर निकलती है, ये देखकर सन्न रह जाती है कि जेडा ने उसकी पूरी टीम को मार डाला है। जेडा उसका पीछा करने लगती है और जब केंजी गलियारे में दौड़ती है तो रे उसे एक कमरे में खींचकर बंद कर देता है, लेकिन जेडा दरवाजा पीटने लगती है। हालात और बदतर तब हो जाते हैं जब मरी हुई टीम भी ज़ॉम्बी बनकर जेडा के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ देती है। मजबूरन रे और केंजी को फिर से भागना पड़ता है। वे अस्पताल के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक व्हील चेयर वाला ज़ॉम्बी मिलता है और जेडा अब भी पीछे लगी होती है। दोनों को किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। कुछ मिनट बाद इयॉन और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें और ज़ॉम्बी आते दिखते हैं वे पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। ज़ॉम्बी लगभग ब्लेन को पकड़ ही लेते हैं। तभी वह अपनी गर्लफ्रेंड को चारे की तरह उनकी तरफ धकेल देता है और दूसरों के साथ अंदर भाग जाता है। बाहर खिड़कियों पर ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और अंदर हंटर ब्लेन की इस हरकत पर उससे भिड़ जाता है। घबराया हुआ ब्लेन एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और हथियारों के जखीरे की मांग करता है। जब कोई नहीं मानता तो वह पुलिस वाले को गोली मार देता है और आर्सेनल की तरफ भागने लगता है, लेकिन हंटर उसे तुरंत गिरा देता है। उधर सैम और उसके दोस्त इमारत से बाहर निकलकर गलियों में भागते हैं। वे एक ज़ॉम्बी को धक्का देते हैं तो राक्षसों का झुंड दूसरे भागते लोगों पर टूट पड़ता है और कई लोगों को पकड़ लेता है। कुछ गलियों के बाद सैम का ग्रुप एक मार्केट में छिपने का फैसला करता है, लेकिन वह जगह भी ज़ॉम्बियों से भरी होती है। तभी डैग गिरकर अपना पैर घायल कर लेता है और सैम को उसे सहारा देकर चलाना पड़ता है। इसके बाद एक और लड़का वहीं मर जाता है और ग्रुप बिखर जाता है। टॉनी कुछ ज़ॉम्बियों को धकेलकर बाहर भाग जाता है, जबकि सैम और डैग पीछे की तरफ जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में इयॉन लगातार रेडियो पर मदद मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वह सेफ से रेवॉक फार्मास्यूटिकल्स लिखा एक लिफाफा निकालकर हंटर की नजर से बचाकर फाड़ देता है। दूसरी तरफ हंटर जहाजों के रिकॉर्ड खंगालता है और समुद्र की गहराई में देखी गई चीज की सच्चाई जान लेता है। वह जहाज रीविक इंडस्ट्रीज के नाम पर दर्ज होता है और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि उसे बरामद कर नष्ट कर दिया गया, यानी कंपनी ने जहाज के मलबे की सच्चाई छुपाई थी। तभी ज़ॉम्बी आखिरकार खिड़कियां तोड़ देते हैं और हंटर ऑफ इयॉन हथियार लेने के लिए आर्सेनल की तरफ बढ़ते हैं, जहां हंटर जब्त सामानों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है और एक डरावनी रहस्यमयी तलवार उठा लेता है। फिर जब वे वहां से निकलने लगते हैं तो हथकड़ी में जकड़ा ब्लेन उनसे विनती करता है कि उसे भी साथ ले चलें, लेकिन दोनों उसे अनदेखा कर देते हैं। पुलिस की ढालों का सहारा लेकर वे दरवाजे पर जमा ज़ॉम्बियों के बीच से रास्ता बनाते हैं। इयॉन पास आए ज़ॉम्बियों को गोली मारता है, जबकि हंटर सड़क की तरफ से आ रहे पूरे झुंड को मिसाइल लॉन्चर से उड़ा देता है। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद ज़ॉम्बी रुकते नहीं और हालात को और भयानक बनाते हुए ज़ॉम्बी सुनामी की दूसरी लहर भी आने वाली होती है। दोनों ट्रक में भाग निकलते हैं और जंगल के बीच ड्राइव करते हुए उसी ज़ॉम्बी से टकराते हैं जिसने शुरुआत में उस कपल को मारा था जो बीच पर एंजॉय कर रहे थे। वे उसे कुचल देते हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं मरता। उधर सैम और डैग पार्किंग लॉट तक पहुंचते हैं और अपनी वैन ढूंढ लेते हैं, जहां बैंड का एक लड़का आराम से बैठा था। उसने पूरे समय हेडफोन लगाए रखे थे, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह सबके लिए वैन खोल देता है और हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बियों से वो अकेले लड़
नहीं पाता और जल्द ही मारा जाता है। सैम और डैग दरवाजे लॉक कर भागने की कोशिश करते हैं मगर वैन स्टार्ट ही नहीं होती। इसी दौरान टॉनी शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ज़ॉम्बियों से पीछा छुड़ाते हुए जंगल में दौड़ती है। उसे दूर एक घर दिखाई देता है और वह फाटक तक पहुंचती है जहां मार्टी उसे सिक्योरिटी कैमरों से देख रहा था। यही वह रहस्यमय आदमी है जिसने पहले एक ज़ॉम्बी को पकड़ा था और उसे रिसर्च के लिए बेसमेंट में कैद करके रखा है। मार्टी उससे सिर के पीछे दिखाने को कहता है ताकि यकीन हो सके कि उसे काटा नहीं गया है और जब वह साफ दिखती है तब मार्टी गेट खोल देता है। टॉनी अंदर भाग जाती है ठीक उसी पल जब ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन अब मरे हुए लोगों का झुंड फाटक के बाहर जमा हो जाता है। टॉनी मार्टी का रेडियो लेकर अपने पिता इयॉन को कॉल करती है और वादा करती है कि वह मार्टी के साथ अंदर ही रहेगी और इयॉन से कहती है कि वह बाजार से सैम को ले आए। पुलिस स्टेशन में ब्लेन मरे हुए पुलिस वाले की लाश से चाबियां निकाल लेता है और आखिरकार आजाद हो जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह तुरंत उस पर झपट कर उसे काट लेती है। पार्किंग लॉट में डैग मान लेता है कि वह सैम को स्लो कर रहा है और उससे कहता है कि वह उसे छोड़कर चली जाए। वह खिड़की से बाहर निकलकर गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी यूकुलेले पर गाना शुरू कर देता है। तभी ऑन और हंटर वहाँ पहुँचते हैं। सैम उनकी तरफ दौड़ती है और ऑन हर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सैम तो बच निकलती है लेकिन ज़ॉम्बी आखिरकार डैग को पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद सभी अस्पताल की तरफ जाते हैं जो ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा था। वे अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। ठीक उसी पल जब ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ने ही वाले थे, केंजी अपनी बेटी के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती तो सैम एक गलियारे से भागकर अस्पताल का फोन ढूंढती है और एक कमरे में छिप जाती है। वह लाउड स्पीकर के जरिए अपनी माँ से बात करती है और उसे दूसरी मंजिल पर आने को कहती है। आवाज सुनकर ढेर सारे ज़ॉम्बी आकर्षित हो जाते हैं तो हंटर और ऑन बंदूक और फायर एक्सटिंग्विशर से उनसे लड़ने लगते हैं। सैम को पता नहीं चलता कि फोन की वायर उसके पैर में फंसी हुई है और बाहर खड़े ज़ॉम्बी उसे खींचने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी अपना सिर मारकर दरवाजा तोड़ देता है तो सैम को उस खौफनाक तलवार से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। उसी समय हंटर पावर बॉक्स से 2 तार पकड़कर एक ज़ॉम्बी को करंट देता है और बिजली एक से दूसरे में फैलते हुए सारे ज़ॉम्बियों को मार गिराती है। तभी लिफ्ट से केंजी और रे पहुंचते हैं। केंजी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे वह एक घूंसे में गिरा देती है और आखिरकार अपनी बेटी से मिल पाती है। बाकी लोग ज़ॉम्बी को फंसा देते हैं और सब बाहर निकलने लगते हैं। तभी केंजी नोटिस करती है कि सुनामी के साथ आए ज़ॉम्बी उन लोगों से अलग हैं जो काटने से बदले थे। वह समझ जाती है कि इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बाहर हंटर तलवार से कुछ और ज़ॉम्बियों को गिराता है ताकि सब ट्रक में बैठ सकें और आखिरकार वहां से भाग निकलें। थोड़ी देर बाद वे मार्टी के घर पहुंचते हैं जहां टॉनी अपने पिता को गले लगा लेती है। वह देखती है कि आयन जख्मी है जिससे मार्टी घबरा जाता है, लेकिन ऑन यकीन दिलाता है कि यह सिर्फ खरोंच है और उसे सच में काटा नहीं गया। सबके अंदर आने के बाद ऑन मार्टी के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। हालांकि मार्टी बताता है कि इस सब के शुरू होने के बाद से वह किसी से संपर्क नहीं कर पाया। तभी टॉनी को एहसास होता है कि 2 विशाल लहरें आईं और कोई भी हालात देखने नहीं आया, जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। इसी वक्त बेसमेंट में कैद ज़ॉम्बी जोर जोर से आवाज करते हुए अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो जाता है। ऑन शोर सुनता है और देखने चला जाता है। जैसे ही वह एक्सपेरिमेंट रूम में घुसता है उसे खाली बिस्तर दिखता है और तभी ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपट पड़ता है। दोनों में थोड़ी देर तक हाथापाई होती है और उसी दौरान ज़ॉम्बी एवन को काट लेता है। दर्द से चीखते हुए एवन ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन उसके टकराने की आवाज बाकी सबको अलर्ट कर देती है। ज़ॉम्बी उन आवाजों की तरफ बढ़ता हुआ ऊपर पहुंच जाता है जहां सब उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वह केंजी से भिड़ जाता है। तभी मार्टी फुर्ती से अपना टेजर निकालता है और ज़ॉम्बी पर हमला करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है। रे ऊपर स्ट्रेचर लाता है और टॉनी ऑन के जख्म की देखभाल करती है, जबकि हंटर टेजर को उस रहस्यमयी तलवार से जोड़ देता है ताकि उसे और घातक हथियार बनाया जा सके। पूरा ग्रुप मार्टी पर गुस्सा करता है कि उसने ज़ॉम्बी को छुपा कर रखा था, तो मार्टी बताता है कि वह उनकी कमजोरियां जानने के लिए उन पर प्रयोग कर रहा था। ये ज़ॉम्बी फास्फोरस से भरे एक तरल से लदे होते हैं, इसी वजह से समुद्र में नीली रोशनी दिखाई देती है और यही कारण है कि बिजली ही इन्हें सच में रोक सकती है। हंटर समझ जाता है कि उन्हें ज़ॉम्बियों को वापस पानी की ओर खींचना होगा और उसमें ऊर्जा छोड़कर सबको एक साथ खत्म करना होगा। साथ ही उस जहाज के मलबे को भी उड़ाना पड़ेगा ताकि और ज़ॉम्बी न बन सकें। तब मार्टी दिखाता है कि उसके पास ढेर सारे ग्रेनेड और C4 मौजूद हैं। जब बाकी लोग हथियार इकट्ठा करने लगते हैं, हंटर बाहर जाकर रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन टेजर काम नहीं करता। अचानक गेट खुल जाता है और केंजी भी बाहर आ जाती है। वह वुड चिपर चालू कर देती है और फिर वह और हंटर मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं। उन्हें एक एक करके चिपर में फेंकते जाते हैं ताकि वे पूरी तरह नष्ट हो जाएं। दोनों का तालमेल कमाल का होता है और जल्द ही सारे दुश्मन मारे जाते हैं, जिससे ग्रुप को भागने का मौका मिल जाता है। निकलते वक्त केंजी हंटर से कहती है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वह सैम का ख्याल रखे।
कुछ ही देर में आयोन की तबीयत बिगड़ने लगती है तो वे एक गुफा में रुकते हैं। यह अजीब लगता है कि वह अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है। तब मार्टी समझाता है कि उसे सिर के पास नहीं काटा गया था, इसलिए संक्रमण को उसके दिमाग तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। यह जानकर कि उसकी मौत करीब है, आयोन सच बताने का फैसला करता है। 30 साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस समुद्र तट पर एक जहाज में सरकार की नजरों से दूर एंटी एजिंग दवा का परीक्षण करने आई थी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों समेत सबको चुप रहने के पैसे दिए थे। आयोन ने भी मदद इसलिए की क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी के इलाज का वादा किया था, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। वह दवा इंसानों पर टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और उसके बेहद भयानक नतीजे निकले। हालात बिगड़ते देख कंपनी ने मरीजों और स्टाफ को वहीं छोड़कर जहाज को संक्रमित लोगों समेत डुबो दिया और पहचान की प्लेट भी हटा दी क्योंकि उस पर कंपनी का नाम था। केंजी को शक होता है कि ये महज साइड इफेक्ट नहीं थे, बल्कि शुरुआत से ही लोगों को हथियार बनाने की योजना थी, क्योंकि ब्लैक मार्केट में जैविक हथियार बेचकर कंपनी को भारी मुनाफा मिल सकता था। तभी ज़ॉम्बी उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमला कर देते हैं। हंटर आखिरकार टेजर लगी तलवार को ठीक से चालू कर लेता है और मार्टी की मदद से ज़ॉम्बियों को मारना शुरू करता है, जबकि बाकी लोग भाग निकलते हैं। जाते जाते टॉनी को आयोन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह आखिरकार दम तोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वह उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख देती है। सारे ज़ॉम्बियों के मारे जाने के बाद हंटर और मार्टी बाकी लोगों से आ मिलते हैं और सब मिलकर गुफा से बाहर निकलते हैं। जाने से पहले टॉनी देखती है कि आयोन ज़ॉम्बी के रूप में फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन आखिरी पलों में भी उसकी सोच साफ रहती है और वह अपने हाथ में पकड़ा ग्रेनेड छोड़ देता है। जोरदार धमाके के साथ गुफा का मुंह बंद हो जाता है और पीछे से आने वाले ज़ॉम्बियों का रास्ता हमेशा के लिए रुक जाता है। कुछ ही देर में पूरा समूह समुद्र तट पर पहुंचता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अलग अलग हो जाता है। मार्टी बताता है कि उसने अपने घर में भी C4 छोड़ा था और अब रिमोट से उसे उड़ा देता है जहां कई ज़ॉम्बी मौजूद थे। रे, मार्टी और टॉनी नाव में बैठकर C4 को समुद्र के नीचे पड़े मलबे तक ले जाने निकलते हैं। मार्टी तेजी से सारे कनेक्शन जोड़ रहा होता है, जबकि टॉनी उसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि ज़ॉम्बी तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उधर हंटर कुछ तार उठाकर पानी में बने गड्ढों तक खींच ले जाता है, जबकि केंजी और सैम पावर बॉक्स के पास सही वक्त का इंतजार करते हैं ताकि बिजली छोड़ी जा सके। इसके बाद हंटर एक साइकिल उठाता है और उस पर जोर जोर से म्यूजिक बजाता है, जिससे ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे समुद्र तट की ओर चल पड़ते हैं। इसी दौरान मार्टी समुद्र में कूदकर नीचे C4 लगाने लगता है, लेकिन चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर जाता है। रे उसकी मदद करना चाहता था, मगर तभी एक ज़ॉम्बी नाव पर चढ़ आता है और रास्ता रोक लेता है। टॉनी उसे धक्का देकर गिरा तो देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मार्टी मारा जा चुका था। दूसरी ओर हंटर जैसे ही पानी के गड्ढों तक पहुंचने वाला था, उसकी गाड़ी रेत में फंस जाती है और उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। तभी वही ज़ॉम्बी सामने आ जाता है जिसने शुरुआत में उस कपल को मारा था और हंटर को जमीन पर गिरा देता है। तलवार का टेजर फिर से काम करना बंद कर देता है, इसलिए हंटर को उससे आमने सामने लड़ना पड़ता है। ये ज़ॉम्बी बाकी सबसे अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह हंटर का हथियार छीन लेता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है, तो हंटर उसे बार बार लात मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ये सब देख केंजी दौड़कर आती है और साइकिल को फिर से छोड़ देती है ताकि संगीत बजने लगे और सारे ज़ॉम्बी आखिरकार पानी के गड्ढों की तरफ खींच जाए। लेकिन जब सैम पावर बॉक्स चालू करने की कोशिश करती है तो वह काम नहीं करता। उधर हंटर उस ताकतवर ज़ॉम्बी से जूझता रहता है और जब वह उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो हंटर छिपा हुआ चाकू निकालकर उसका हाथ काट देता है। नाव पर टॉनी लगातार ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाती रहती है जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम ही नहीं होती। रे उसे लाइफ जैकेट देता है और कहता है कि उसके पिता भी यही चाहते कि वह बचकर निकल जाए। मजबूरी में टॉनी समुद्र में कूद जाती है। ज़ॉम्बी अब भी हंटर से लड़ रहा था, लेकिन वह उसे लात मारकर दूर करता है और तलवार वापस पकड़ लेता है। इस बार टेजर सही से काम करता है और हंटर ज़ॉम्बी का सिर काटकर उसे उसी गड्ढे में लात मार देता है। ठीक उसी पल सैम पावर बॉक्स चालू कर देती है और एक साथ सारे ज़ॉम्बियों को जोरदार करंट लग जाता है। टॉनी के काफी दूर तैर जाने के बाद रे रेडियो पर हंटर को अलविदा कहता है और समुद्र के नीचे लगे विस्फोट को चालू कर देता है, जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है। तभी एक विशाल लहर उठती है और समुद्र तट की ओर बढ़ने लगती है, तो हंटर जान बचाकर दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसे ब्लैन मिलता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और हंटर खुशी खुशी उसकी खोपड़ी में तलवार घोंप देता है, जिससे उसका सिर फट जाता है। आखिरकार हंटर लहर के टकराने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और केंजी सैम को देखता है जो टॉनी को पानी से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। हंटर और केंजी एक दूसरे को गले लगाकर चूमते हैं और पूरा परिवार दूर से आती कोस्ट गार्ड की जहाज को देखता है। साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें और नई अनोखी और रोचक कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है।